प्यासा नार पिशाच। ये कहानी सुनते हैं जिसने ये बताया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। उसने अपना नाम और जगह के नाम को गोपनीय रखने के लिए कहा है। तो अब ज्यादा वक्त न जाया करते हुए सीधे कहानी को शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रोशन है। मुझे पता नहीं कि भूत पिशाच होते हैं नहीं, लेकिन मैंने जिसे देखा था वो किसी पिशाच, किसी भूत से कम नहीं था। उसका वो भयानक चेहरा आज मुझे याद आता है। साल 2002 के करीब की यह घटना है। ये घटना मैं और मेरे 3 दोस्तों के बारे में है। मैं और मेरे 3 दोस्त विशाल, निधि और साहिल। हम तीनों भी अमीर घर से बिलोंग करते थे। मतलब कॉलेज के दिनों में भी पैसों के मामले में हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। साल 2002 में हम चारों ने एक साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। हम चारों के चारों आपस क्लास में पास हुए थे कि उस वक्त फर्स्ट क्लास मिलना भी बहुत बड़ी बात थी। और फिर इसी खुशी में हम सब ने मिलकर कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। कुछ 24 दिनों के लिए। हम सब के फैमिली के लोग भी एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से पहचानते थे, तो किसी के भी घर में कोई प्रॉब्लम नहीं था। उल्टा सब हमारे रिजल्ट की वजह से खुश थे। तो फिर प्लान के तहत हम सब ने कहीं कोई रिसॉर्ट या फार्म हाउस ढूंढना शुरू किया। लेकिन उसी दौरान छुट्टियां होने की वजह से हमें कोई अच्छा सा फार्म हाउस नहीं मिल रहा था। तब विशाल ने कहा कि उसके चाचा के गांव के पास एक बहुत ही अच्छी जगह है, वहां अगर कोई फार्म हाउस मिला तो बहुत बढ़िया होगा। अब उन दिनों हमारे पास कोई मोबाइल तो नहीं था कि झट से कुछ डिसाइड किया और हो गया। आखिरकार यहां वहां ढूंढने पर एक फार्म हाउस हमें मिल गया। एक एजेंट के जरिए हमें उस फार्म हाउस का पता मिला। लेकिन बस एक दिक्कत थी कि विशाल के चाचा के गांव से वो थोड़ा हटकर बना हुआ था। अब सबने जाने का पहले ही मन बना लिया था और कोई भी किसी भी कारण से प्लान को कैंसिल नहीं करना चाहता था। तो सब एक झटके में वहां जाने के लिए राजी हो गए। प्लान होने के बाद दूसरे या तीसरे दिन सुबह ही हम गाड़ी लेकर वहां जाने के लिए निकल पड़े। विशाल के चाचा का गांव भी वहां से बस कुछ 7 या 8 किलोमीटर दूर था। लेकिन हम सब ने सबसे पहले फार्म हाउस पर जाने का फैसला किया। लोगों से रास्ता पूछते हुए हम फार्म हाउस तक आ पहुंचे। जब हम वहां पहुंचे तो फार्म हाउस को बाहर से देख थोड़ा अजीब लगा और थोड़ा अच्छा भी लगा। अजीब इस बात का लगा कि वो फार्म हाउस एक बहुत ही वीरान और सुनसान जगह पर था, जैसे किसी भूतिया फिल्म का सेट होता है। कि फार्म हाउस के पीछे घने पेड़ झाड़ियां थीं, शायद वो जंगल इलाका था। और अच्छा इस बात का लगा कि वो फार्म हाउस किसी महल से कम नहीं था, जैसा कि उस एग्जामिन ने हमें बताया था। वहां स्विमिंग पूल था, सब तरफ साफ सुथरा था, मतलब जरूरत की सारी चीजें वहां थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो हमें बहुत ही कम दामों में मिला था। इसीलिए हम सब मन ही मन में काफी खुश भी थे। लेकिन एक बात हम तब समझ नहीं पाए कि जहां सब कुछ अच्छा होने के बावजूद कम दाम पर मिले, वहां जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होती है। हम खुशी से उस फार्म हाउस के अंदर चले गए कि एक बाइक नौकर हमारे आने का इंतजार कर रहा था, जो उस फार्म हाउस की रखवाली और साफ सफाई करता था। उसने हमें वो फार्म हाउस दिखाया और सबसे आखिर में एक बात कही, मैं यहाँ सुबह 7 के बाद आता हूँ और शाम 6 बजे से पहले निकल जाता हूँ। और एक दूसरी बात, अंधेरा होने के बाद कोई भी पीछे का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। तो साहिल ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? पीछे तो अच्छा सा बड़ा आंगन होगा ना, बाहर रात में तो और भी मज़ा आएगा। तो उस नौकर ने जवाब में बस इतना ही कहा, यहाँ आसपास जंगली जानवर है जो पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ सकते हैं। तब हम सब ने उनकी तसल्ली के लिए बस उनकी हाँ में हाँ मिलाई और तैयार होकर पास ही के एक पहाड़ी पर जाने का प्लान बनाया। हम चारों तैयार होकर फार्म हाउस से बाहर निकल ही रहे थे कि उस नौकर ने फिर से हमें एक चेतावनी दी, शाम 6 बजे से पहले वापस आ जाना, और तुम वापस नहीं लौटे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तुम्हारे आने तक मैं तुम्हारे खाने पीने का सारा इंतजाम करके रख दूंगा। और हाँ, ख्याल रखना कि किसी कारण से कहीं भी तुम्हारा खून न गिर जाए। उनकी आखिरी बात सुनकर मैंने उससे पूछा, ये खून का क्या मामला है? तो उस नौकर ने बस यही कहा, कुछ जानवर होते हैं जो खून के प्यासे होते हैं और वो खून को सूंघते हुए यहाँ तक आ सकता है। बस इसे चेतावनी समझ लो कि तुम समझदार हो, अपना ख्याल रखना। हमने उनकी बात की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाहर जाने पर निधि कहा, यार ये दिन दिन भर यहाँ अकेला रहता है ना, इसी वजह से उसकी ऐसी हालत है। ऐसे माहौल में लोगों के दिमाग काम करना बंद कर देते हैं। कि वो पहाड़ हमारे फार्म हाउस से बस 1 किलोमीटर दूर था। तो हमने पहाड़ी पर चलकर जाने का फैसला किया। हम उसी ढलान रास्ते से पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। कुछ 1 घंटे में हम उस पहाड़ी के ऊपर थे। ज्यादा ऊंची पहाड़ी तो नहीं थी, लेकिन वहां से हमारे फार्म हाउस की छत नजर आ रही थी। हम चारों ने दिन भर वहां खूब मस्ती की, पहाड़ी पर घूमे और कई सारी तस्वीरें निकाली। और हमें पता ही नहीं चला कि वो घूमते फिरते कैसे दिन बीत गया। सूरज डूबने में तक भले ही वक्त था, लेकिन उस नौकर के हिसाब से हमें 6 बजे से पहले घर पहुंचता था और उस वक्त घड़ी में 5:30 बज चुके थे। तभी मैंने उन सब से कहा, अरे बस करो, हमें यहां से निकलना होगा।
तो सब उस पर हंसने लगे और बोलने लगे, अबे तू भी कहीं उस नौकर की बात मान रहा है? हम यहाँ रहने के लिए पैसे दिए हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन निधि तब सोचने लगी और फिर उसने कहा, अरे नहीं, हमने भले ही पैसे दिए हों, लेकिन वो यहीं का रहने वाला है और उसे इस जगह के बारे में अच्छी तरह से पता होगा। उसने कहा था कि यहाँ जंगली जानवर है। तो आखिरकार विशाल ने भी हमारी बातों में हामी भरी। हाँ सही में, और वैसे भी आज हमारे यहाँ पहला दिन है और पहले ही दिन किसी जानवर का शिकार होना तो अच्छी बात नहीं है ना। और ऐसा कहकर वो हंसने लगा। कुछ मिनट में हमने अपना सामान भर लिया और हम पहाड़ उतरने लगे। शायद उस वक्त हम आधा पहाड़ उतर चुके थे और तब मुझे कोई गुर्र जैसी आवाज़ सुनाई दी। सोचनियों ने निधि ने भी वो आवाज़ सुनी और हम दोनों अपनी जगह पर ही रुक गए। हम उस आवाज़ को थोड़ा गौर से सुनने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं आसपास कोई खतरा तो नहीं। उस वक्त विशाल और साहिल दोनों आपस में बातें करते हुए हमारे आगे चल रहे थे। तो मैंने निधि से पूछा, क्या तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी? तो उसने डरे हुए चेहरे के साथ जवाब दिया, हाँ, मतलब तुम्हें भी वो जानवर की आवाज़ सुनाई दी है ना? और फिर अगले ही पल हम दोनों वहां से भागने लगे। हमें भागता देख विशाल और साहिल हम पर हंस रहे थे, पर न चाहते हुए भी वो हमारे पीछे पीछे भाग रहे थे। मैं उन सबसे आगे था। मैं इतना डरा हुआ नहीं था, लेकिन निधि बहुत डरी हुई थी। और फिर तेज भागने के चक्कर में निधि किसी चीज से टकराकर नीचे गिर पड़ी। तब तक मैं काफी आगे निकल चुका था। मेरे वापस पीछे जाने तक पहले साहिल जाकर उसे उठाया। तब मैंने देखा कि निधि के पैर में एक नुकीले लोहे का टुकड़ा घुस गया था, जो कि जूते को चीरते हुए अंदर तक गया था। उस वक्त हम सब थोड़े शांत हो गए। साहिल तब थोड़ा गुस्से में हुआ, पागल हो गए तुम दोनों, क्या जरूरत थी बिना वजह भागने की, हो गया ना रक्त। तब मैं शांति से खड़ा था। विशाल निधि के पैर को पकड़ा और बातों बातों में ही साहिल की हाथ से वो लोहे का टुकड़ा खींचकर बाहर निकाल दिया, लेकिन उसने उस टुकड़े को वहीं कहीं फेंक दिया। हम सबको निधि की हालत देख बुरा लग रहा था। तब मैंने साहिल को ये बात बताने की कोशिश की कि हमने किसी जानवर की आवाज़ सुनी और इसीलिए हम भाग रहे थे, लेकिन वो और भी गुस्सा हो गया। और तब तक फार्म हाउस काफ़ी करीब आ चुका था, तो हम धीरे धीरे चलकर ऑलमोस्ट तक पहुंच गए थे कि हम तोड़ने की वजह से जल्दी तो पहुंच गए थे, लेकिन तब भी 6:10 हो चुके थे और नौकर तब घर से निकल ही रहा था। नौकर भीटा चाहे गुस्से में था, जाते जाते उसने बस इतना ही कहा, सारा इंतजाम हो गया है, अब घर के अंदर जाओ और सभी दरवाजे को अंदर से ठीक से बंद कर लेना। तब साहिल ने हमसे पूछा, अच्छा घर में कोई दवाई है? लेकिन वो नौकर अब किसी भी हालत में वहां रुकना ही नहीं चाहता था। उसने अपनी साइकिल निकाली और कहा कि घर के अंदर ढूंढो, मिल जाएगी। और इतना कहकर वो वहां से चला गया। हम सब घर के अंदर चले गए। मैंने खुद फार्म हाउस के सारे दरवाजे चेक किए और उन्हें बंद कर लिया। साहिल ने कहीं से फर्स्ट एड बॉक्स को ढूंढ निकाला और निधि के पैर पर पट्टी कर दी। अगले दिन का हमारे पास कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि निधि के पैर में लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। धीरे धीरे आसपास सब अंधेरा हो गया कि पीछे के जंगल से हमें कुछ जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन उन सब में वो आवाज नहीं थी जिसे हमने पहाड़ को उतरते वक्त सुना था। हम सब पहले से ही बहुत थके हुए थे, तो खाना खाकर हम जल्दी अपने अपने कमरों में सोने चले गए कि साहिल, विशाल और मैं, हम तीनों एक कमरे में थे और निधि अकेली दूसरे कमरे में सो रही थी। रात करीब 11 बज रहे थे। मैं कुर्सी में बैठा हुआ उसी आवाज के बारे में सोच रहा था। मैं कितना भी, मुझे फिर से वो भयानक सी आवाज सुनाई दी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आवाज फार्म हाउस के पीछे से ही आ रही हो। और अगले ही पल निधि हमारे कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। तब उससे कुछ भी पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसका चेहरा देख मैं समझ गया था कि उसने भी उस आवाज को सुना था। विचार और साहिल आराम से सो रहे थे और हम दोनों की नींद उड़ी हुई थी। इस बार निधि के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके होंठ, हाथ पांव थर-थर कांप रहे थे कि उसने अपने गले से थूक निगलते हुए धीरे से मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं कमरे से बाहर चला गया। तब तक उसने डरते हुए मुझसे कहा, रोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं है, तभी दरवाजे तो बंद हैं, मतलब मैंने खुद से चेक किया था। अब तक उसने घबराती हुई आवाज में कहा, नहीं तुम समझ नहीं रहे, अब लोहे की पट्टी और उस पर लगाओ मेरा खून। मैंने गौर से उसे देखते हुए कहा, मतलब? निधि उसी आवाज में आगे कहा, और वो नौकर ने कहा था ना कि कोई जानवर खून के प्यासे होते हैं, शायद वो जानवर मेरे खून को सूंघते हुए यहां तक आया होगा। तो उसकी वो बात सुनकर तब असल में मैं भी डर गया था, लेकिन मैं निधि को और बढ़ाना नहीं चाहता था। मैंने फिर उससे कहा, अरे तुम खा खा डरी हो, हम घर के अंदर हैं और शायद ही कोई जानवर होगा जो इतने बड़े मजबूत घर का दरवाजा या दीवार तोड़कर अंदर आ सकेगा।
तो अब तुम जाकर आराम से सो जाओ। कुछ भी अजीब लगे तो बस मुझे जगा देना। मैंने किसी तरह निधि को समझा बुझाकर उसके कमरे में भेज दिया, लेकिन वो खून वाली बात मेरे अंदर घर कर गई थी। मैं खुद निधि से ज्यादा डरा हुआ था। उस रात मैंने करीब 7 या 8 बार वो भयानक सी आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ जानवर फार्म हाउस के आसपास ही कहीं मंडरा रहा है। दूसरे दिन सुबह में देर से जागा। मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया था। विशाल कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे आज के प्लान के बारे में पूछा तो उसने बताया कि निधि की तबीयत खराब है, तो वो घर से बाहर कहीं भी जाना नहीं चाहती और साहिल भी उसके साथ रुकने वाला है। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे अंकल के घर आ सकते हो या फिर तुम भी आराम कर लो। तो मैं उठकर तैयारी करने लगा। मैं विशाल के साथ बाहर जाना चाहता था। मुझे न जाने क्यों अब उस घर से भी डर लगने लगा था कि मैं घर से निकलने से पहले निधि के कमरे में गया तो वो अपने कमरे में सो रही थी। शायद मेरी तरह वो भी रात भर सो नहीं पाई होगी। और फिर साहिल को अलविदा कर हम दोनों भी विशाल के चाचा के घर के लिए निकल पड़े। उस वक्त मैंने विशाल से कहा कि यार मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों ना हम आज शाम होने से पहले यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएं। लेकिन विशाल मेरी बातों का मजाक बना रहा था। जब दोपहर को हम चाचा के घर पहुंचे तो चाचा जी घर पर नहीं थे। वो काम के लिए कहीं बाहर गए हुए थे। चाची ने हम दोनों के लिए खाना बनवाया और फिर हमारा खाना खाकर दोपहर तक वापस जाने का प्लान था। लेकिन बातों बातों में जब विशाल ने अपनी चाची को हमारे फार्म हाउस के बारे में बताया तो चाची भी थोड़ा चौंक गई और चाची ने बताया कि आज तक उस फार्म हाउस के बारे में उसने कोई भी अच्छी बात नहीं सुनी है। जब भी सुना है किसी हादसे या किसी बुरी घटना के बारे में सुना है। तब मैंने चाची से पूछा, कैसे हादसे? चाची ने कहा, आज ठीक से तो पता नहीं, पर सुना है कि लोग वहां से अचानक से गायब हो जाते हैं, तो कभी कभी लोगों की वहीं आसपास लाशें मिल जाती हैं। विशाल भी अपनी चाची की बात सुनकर सोच में पड़ गया था। मैंने उनसे उस फार्म हाउस के बारे में और जानना चाहा, लेकिन चाची को ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। तो तब चाची ने कहा कि शाम तक रुक जाओ, तुम्हारे चाचा को वहां के बारे में अच्छे से पता है। वो काम से वापस आते हैं, उनसे पूछ लेना, इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। उस वक्त मैंने विशाल को घर से बाहर ले जाकर निधि के बारे में, उसके खून और रात वाली आवाजों के बारे में बताया। अब थोड़ा थोड़ा विशाल को भी उन सब चीजों पर यकीन होने लगा था। लेकिन उस वक्त हम दोनों अजीब हालत में थे। हमें अंधेरा होने से पहले फार्म हाउस पहुंचना था, लेकिन दूसरी तरफ चाचा जी को वापस आने में शाम होने वाले थे। फिर भी हमने उनका इंतजार करने का फैसला किया। किसी तरह दिन बीत गया। शाम होते होते विशाल के चाचा घर वापस आ गए और उसी वक्त हमने उनसे उस फार्म हाउस के बारे में पूछा। तब उनकी बात सुनकर हमारे तो होश ही उड़ गए। विशाल के अंकल ने हमें बताया कि उस फार्म हाउस के पीछे उन जंगल झाड़ियों में कोई पिशाच रहता है जो वहां रहने वाले लोगों को मार देता है। अब तक वो जो भी वहां रहने चला गया है, ज्यादातर लोगों की मौत हुई है। सुना है कि वो पिशाच खून का प्यासा है। अगर गलती से किसी का भी खून उस पिशाच को मिल गया तो वो उसे सूंघता हुआ उस आदमी तक आ पहुंचता है और फिर उसके शरीर का सारा खून पी जाता है। मैं उनकी बातें सुनकर हमारी हालत ही खराब हो गई। टेलीफोन से फार्म हाउस पर फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। तब दिन तो ढल चुका था, अंधेरा होने लगा था और हमें किसी भी तरह साहिल और निधि की जान बचानी थी। विशाल ने जल्दी से गाड़ी निकाली और हम फार्म हाउस की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचते पहुंचते काफी अंधेरा हो चुका था। जैसे हम गेट के अंदर गए, देखा तो फार्म हाउस का दरवाजा खुला था। हम दोनों दौड़कर ही अंदर चले गए। विशाल कमरों को चेक कर रहा था और तब मैं फार्म हाउस के पीछे के दरवाजे की तरफ चला गया। देखा तो बाहर आग जल रही थी, जैसे वहां कोई काम पर लगा हो, लेकिन निधि और साहिल बाहर नहीं थे। विशाल भी घबराया हुआ बाहर आया और आते ही उसने मुझसे कहा कि घर में तो कोई नहीं है, नहीं अंदर निधि कहीं दिखाई दे रही और नहीं साहिल। तब कैंप फायर को देख हमने अंदाजा लगाया कि जरूर वो फार्म हाउस के पीछे के है, अपनी कहीं होंगे। विशाल ने टॉर्च ली और बिना कुछ सोचे वो उन झाड़ियों में से निधि और साहिल को पुकारता हुआ आगे जाने लगा। आगे बस घना जंगल था। उसको देख मैंने वहीं आग से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसके पीछे पीछे जाने लगा। हम आगे जा ही रहे थे कि हमें किसी की चीख सुनाई दी। विशाल और मैं हम दोनों अपनी जगह पर ही रुक गए। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे थे कि तभी हमने देखा कि कोई चीज तेजी से निधि को खींचते हुए झाड़ू के अंदर लेके चले गए। विशाल और मैं हम दोनों तेजी से उस तरफ भागे और सामने का नजारा देख दोनों सुन्न रह गए कि उन झाड़ियों के बीच में निधि बेजान पड़ी हुई थी और एक नर पिशाच उसके सर से छेद कर उसका सारा खून चूस रहा था। कुछ ही पल में उसका पूरा शरीर सिकुड़ गया, जैसे उसके शरीर में खून का एक कतरा तक न बचा हो। वो हम दोनों पंझाड़ियों की ओर दौड़ पड़े, लेकिन वो नर पिशाच हमसे तेज था। एक ही झटके में वो पिशाच हमारे सामने आ गया।
उसका चेहरा लंबा था, दांत किसी खूंखार जानवर की तरह निकले थे, हाथ किसी इंसान जैसे थे लेकिन जानवर के पंजे समान दिखाई दे रहे थे। उसे सामने देख हम फिर से पीछे हटने लगे थे। विशाल तो बार बार उसे दूर रहने के लिए अपने हाथ झटक रहा था और मैं विशाल के पीछे था। मुझ में कुछ बोलने की ताकत ही नहीं थी और न ही उसका सामना करने की। मैंने तो अंदर ही अंदर ये मान लिया था कि मैं मरने वाला हूं कि तभी उसने एक छलांग में ही विशाल को नीचे जमीन पर गिरा दिया। मैं किसी पुतले की तरह वहीं खड़ा था, एकदम सुन्न और कांपता हुआ। विशाल के हाथ से टॉर्च कहीं दूर गिर पड़ा। लकड़ी में जो आग थी उससे सामने का थोड़ा बहुत नजर आ रहा था। उस नर पिशाच ने एक झटके में ही विशाल के गले को कस के पकड़ लिया और फिर उसके सर पर एक बड़ा सा छेद कर दिया। विशाल का पूरा शरीर कुछ पल के लिए थरथराया और फिर सुन्न पड़ गया। उसके बाद उस नर पिशाच ने एक नजर मेरी तरफ देखा और फिर विशाल के शरीर से भी खून चूसने लगा। मैं बस अपनी हाथ की लकड़ी को आगे की तरफ पकड़े हुए था। बस 1 या 2 मिनट में ही उसने विशाल के शरीर का भी सारा खून चूस लिया और वो फिर से खड़ा हो गया। उसके पूरे चेहरे पर, हाथों पर खून ही खून दिखाई दे रहा था। वो 2 कदम मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैं उस आग को उसी की तरफ पकड़े हुए खड़ा था। फिर वो जोर से गुर्रा रहा था। ये गुर्राहट वही थी जो मैंने उस जंगल के अंदर सुनी थी। और फिर एक छलांग में ही वो उन झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। वो कहाँ गया पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वैसा का वैसा खड़ा था। न मुंह में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत थी और न ही अपनी जगह से हिलने की ताकत थी। करीब आधे घंटे तक मैं वहीं खड़ा था। लकड़ी की आग भी अब बुझ चुकी थी। फिर मैं किसी बेजान लाश की तरह चलते हुए फार्म हाउस के अंदर चला गया। उस वक्त न मैंने दरवाजा लगाया और न ही अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। हाँ, वो रात कैसे बीती मुझे भी पता नहीं। सुबह जब नौकर घर में आया तो उसने मुझे फर्श पर पड़ा हुआ देखा। मेरी आंखें तब भी खुली की खुली थीं, किसी लाश की तरह। न मुझे चीजों को सुन पा रहा था और न ही समझ पा रहा था। कुछ देर बाद शायद एम्बुलेंस या पुलिस वहां आई। मुझे अस्पताल भर्ती कराया गया। मैं बहुत बीमार था और सदमे में भी था। मुझे इतना बड़ा सदमा लगा था कि कई महीनों तक मैंने किसी से कुछ भी बात नहीं की थी। उस केस का आगे क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पाया कि नर पिशाच ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया। या तो वो आग से डरा था या फिर शायद उसका मन भर गया था। लेकिन उस दिन के बाद आज तक मुझे सुनसान जगह पर जाने में डर लगता है। आज भी मुझे उस नर पिशाच का चेहरा और उसकी वो गुर्राहट याद आती है।